हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो पेपर कंप्लीट हो गया। अब कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक बार आप कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर का एक फुल रिव्यू वीडियो बना दो जिसके अंदर आप ये बताओ कि पेपर कैसा आया था। तो उसी को लेकर के मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि पेपर किस तरह का आया था, किस तरह का सेट हुआ था। एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया है पेपर का। तो चलो उस बात को विदाउट डिले किए हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर कैसे आया था हमारे इस अटेम्प्ट का। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पेपर बहुत ही इजी था। पेपर के अंदर वही सारी बातें पूछी गई थी जो मैंने आपको रिवीजन्स वीडियो में बताया था। उन्हीं सारे चैप्टर को कवर किया गया है। एक एक करके अगर मैं बात करूं आपके पेपर का, तो आप देखें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आपसे बोले थे कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से आते हैं, डिवेंचर और इशू ऑफ शेयर से। वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए हमेशा की तरह। अगर हम बात करें डिवेंचर्स की तो देखें आप, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही डिवेंचर से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन था टैक्स डिडक्टेड सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज शोन एज, सभी को पता है इट इज शोन एज लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी में रिप्रेजेंट होगा। क्यों सर लाइबिलिटी में क्यों रिप्रेजेंट होगा, उसके लिए सारी बातें मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखी हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन वापस से आया था कि सर डिवेंचर इशू किए हैं। मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब डिवेंचर अदर देन कैश इशू किए जाते हैं तो आपको एग्जाम में नंबर ऑफ डिवेंचर या डिवेंचर अमाउंट में कितना क्रेडिट होने आएगा वही अमाउंट निकालने आता है। वही क्वेश्चन यहां पूछा गया। आप देखें तो आप देखें क्वेश्चन था 4 लाख रुपीस की कोई कंपनी ने मशीनरी परचेज की है, उसके लिए कंपनी 10% वाले डिवेंचर इशू कर रही है, 100 रुपए वाले, जो प्रीमियम होगा 25%। तो मैंने आपसे बोला था इशू प्राइस से डिवाइड कर देना। अमाउंट था बेटा 4 लाख को आप इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 125 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा बेटा आपकी कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू किए गए होंगे। जो आया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो आप सबको पता है 320 डिवेंचर्स आ रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया होगा। 3,20,000 इज योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चंस के अंदर यहां आपको निकालना था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एवरी ईयर कितना कितना राइट ऑफ होगा। मैंने यहां पर आपको 2 मेथड पढ़ाई थी और बोला भी था कि ये क्वेश्चन हर साल आता है और ये आपको तैयार करके जाना ही है। और देखो वो क्वेश्चंस आए। तो बच्चों वही क्वेश्चंस यहां पर आया है, आप देख लें। सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर पूछा है कि भैया कंपनी 5,000 डिवेंचर इशू कर रही है 12% वाले, वो भी कंपनी अगर 10% प्रीमियम पर इशू करे और बाद में उनको 10 साल बाद रिडीम करेगी 20% प्रीमियम पर। लमसम मेथड है, इक्वल अमाउंट राइट ऑफ होगा हर साल। आप निकाल लें 5 लाख रुपीस के डिवेंचर इशू किए हैं, 20% प्रीमियम पर रिडीम होंगे तो बेटा टोटल लॉस इज रुपीज 1 लाख। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ऑप्शंस यदि हम देखें तो ऑप्शंस के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने प्रीमियम से सेट ऑफ नहीं किया है। तो आप 1 लाख को ही सीधा डिवाइड कर दें बेटा 10 से, तो हर साल 10,000 क्या होगा बेटा राइट ऑफ होगा। वैसे सही आंसर इसका 5,000 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 5,000 50,000 रुपए का प्रीमियम आ गया है, उससे प्रीमियम सेट ऑफ होगा। लेकिन जैसा ऑप्शंस अवेलेबल है उस हिसाब से हम आंसर्स दें तो 10,000 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर इज शोन एज, कहां शो होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू। बेटा हमने समझाया था कि डिवेंचर्स चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, उनका इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, कोई सा भी इंटरेस्ट हो तो आप उसको कहां रिप्रेजेंट करोगे अदर करेंट लाइबिलिटी वाले पॉइंट्स में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है बेटा, कैपिटल लॉस होता है और इसको हम क्या करते हैं रिटर्न ऑफ करते हैं धीरे धीरे। कहां से? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ओवर द टेन्योर ऑफ डिवेंचर्स। तो ऑप्शन सी सही था। ये क्वेश्चंस आपके डिवेंचर चैप्टर से आए थे। आप देख लो कितने क्वेश्चन चैप्टर से आए हैं डिवेंचर्स के। तो यदि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कुल मिला के आपके डिवेंचर चैप्टर से पूछे गए। इसके बाद बेटा आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर से भी मैंने आपसे बोला था कि कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गया कि भैया अगर कोई कंपनी बायबैक लाती है तो उसका डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होना चाहिए। कई बार पढ़ा है हमने 2:1 होना चाहिए, डेप्ट जो है 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके बाद बताया था मैंने आपको
नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर जो शेयर्स बायबैक कर लेते हैं उनको फिजिकली कितने दिन के अंदर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, सभी बच्चों को पता है, विद इन 7 डेज उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सॉल्वेंसी रिपोर्टिंग, बेटा मैंने आपसे बोला था फॉर्म नंबर 9 SH9 जो होता है उसको SH10 अलॉन्ग विथ SH10 के साथ में सॉल्वेंसी रिपोर्ट हमको सबमिट करना पड़ती है। उसके बाद हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बायबैक, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। तो बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 लिमिट लगती हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर आप देखो तो डेप्थ की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, खाली आपको 2 लिमिट लगाना थी, एक आपके रिसोर्स टेस्ट की और दूसरी आपको लगाना थी कौन सी, आपको पता है आउटस्टैंडिंग टेस्ट की। तो आउटस्टैंडिंग टेस्ट जो है यहाँ सही आंसर दे रहा है, क्यों, क्योंकि अपर रिसोर्स टेस्ट लगाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग टेस्ट में आप देखें तो क्या है बेटा 50 लाख, ये आपके क्या है बेटा इक्विटी शेयर्स कैपिटल थी। 50 लाख का आपको क्या करना था, आपको पता है 50 लाख का आपको क्या करना था 25% और डिवाइड बाय 10 कर देना था, तो आंसर्स आपका आ जाएगा 1,25,000 नंबर ऑफ शेयर्स। इससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी परचेज नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि कंपनी 90,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए वाले फुल्ली पेड आउट, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 10% शेयर्स एट par by issuing sufficient number of shares. The company do not any reserves. कंपनी के पास कोई रिजर्व नहीं है। मैंने आपसे पहले ही पढ़ा रखा है बेटा, जितनी फेस वैल्यू का आप बायबैक करोगे उतनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेंगे, केवल फेस वैल्यू से फेस वैल्यू को कंपेयर करना रहता है। तो बेटा 90,000 शेयर्स थे, 90,000 का 10% आप बायबैक कर रहे हो, मतलब 9,000 शेयर्स का बायबैक कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर 100 रुपए वाला था, तो आप सारे बच्चों को पता है टोटल मिला के कितना हो जाएगा 9 लाख, मतलब 9 लाख इक्विटी शेयर्स कैपिटल का आप क्या कर रहे हो बच्चे, बायबैक कर रहे हो। इसके लिए आप 10 रुपए वाला शेयर इशू करोगे, तो बेटा 9 लाख के लिए 10 रुपए वाला शेयर इशू करेंगे तो डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, मतलब हमको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेंगे, 90,000 शेयर इशू करना पड़ेंगे। आंसर बी इज करेक्ट। ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों आप देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इनमें से कौन सी चीज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में यूज नहीं कर सकते बेटा। अनक्लेम डिविडेंड जो है वो एक लाइबिलिटी है, इसका थोड़ी ना हम यूज करेंगे। फ्री रिजर्व से हम CRR बता सकते हैं, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 52 का एक क्वेश्चन आया था, यहीं पर हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 52 के यूजेस बताए थे, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां कहां कर सकते हैं, तो मैंने वो आपको 5 यूजेस बताए थे। उन 5 यूजेस को अगर आप देखो तो यहां पर एक लिखा है राइट ऑफ द लॉसेस ऑफ अ कंपनी, ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी देखा जाए तो हमारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, तो यहां पर हम यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी सब जगह सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते थे। ये सभी से बन गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बी अप्लाई टू इशू, सबको पता है कंपनी CRR से केवल क्या कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है, इसके अलावा और कोई यूज नहीं है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायबैक। देखें कितने सारे क्वेश्चंस यहां बायबैक में पूछे गए, अगर आप काउंट करें तो देखें बायबैक का वेटेज कितना हो गया। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि बायबैक कोई अलग से चैप्टर नहीं है, मैंने बोला था चैप्टर नंबर 3 ही बायबैक है और चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी बायबैक था। मैंने आपसे बोला था बायबैक हमने डिटेल में अलग से इसलिए पढ़ा था, क्यों, क्योंकि बायबैक के सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था बेटा हमारा बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर्स। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी मैं बायबैक के साथ ही कवर कर देता हूं कि दोनों लगभग सेम ही होते हैं। जैसे यहां भी क्वेश्चंस वही मैंने आपको बताया था कि यहां 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो ये पूछ लेते कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, या CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। देखें क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 लाख आर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5% by issuing equity shares of ₹1 lakh at a premium of 10%, what amount transferred to CRR। बेटा मैंने आपसे बोला था आपको फेस वैल्यू देख लेना है, खाली बताओ 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है, उसमें से 1 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए फेस वैल्यू वाले, तो बचा 1 लाख रुपए का रिजर्व यूज करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए का क्या बनेगा बेटा, CRR बनेगा। इट इज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें आप, तो फिर से पूछा गया है
J Limited had 3,012% preference shares of rupees 100 each fully paid. The company issued 25,000 equity shares of rupees at par, 10 rupees at par, and 1,014% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 इज द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर. फिर से सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वही बोला गया है. मैंने बोला था फ्रेश इशू हम कभी भी डेप्ट को नहीं मानते, तो डेप्ट का इशू फ्रेश इशू नहीं माना जाएगा. आप सबको समझ में आ रहा होगा. 3,000 डिवेंचर्स थे, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो दैट मींस 3 लाख के डिवेंचर्स थे. 3 लाख में से 2.5 लाख के इक्विटी शेयर आप इशू कर चुके हो. बचा बैलेंस 50,000. 50,000 का आपको क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर बनाना पड़ेगा, रिजर्व यूज करना पड़ेगा. ये था बेटा हमारे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के 2 क्वेश्चन. सीआरआर का ट्रांसफर निकालना था, बाकी कुछ पूछा नहीं था. तो 2 क्वेश्चन बेटा पर्टिकुलर इस चैप्टर से पूछे गए थे. ये भी हमारा चैप्टर नंबर 3 ही है. मैंने आपसे बोला था चैप्टर नंबर 3 और 4 अगर पढ़ के चले गए तो काम हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था. नेक्स्ट चैप्टर था बेटा हमारा बोनस इशू. बोनस इशू पे एक क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि 2:3 दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, कितने बोनस शेयर्स देंगे? 2 शेयर्स देंगे एवरी 3 शेयर्स के बदले में. जिन लोगों ने 3 शेयर्स ले रखे हैं उनको कितने शेयर्स दिए जाएंगे बेटा? 2 शेयर्स दिए जाएंगे. तो फॉर एवरी 2 शेयर 3 bonus share, not every 3 share 2 bonus shares will be allotted. बिल्कुल बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आर द शेयर ऑफ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर. फ्री ऑफ कॉस्ट कौन से शेयर इशू किए जाते हैं? तो बोल रहे हैं आर द शेयर इशूड बाय अ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. आप सबको पता है वो शेयर्स बोनस शेयर्स कहलाते हैं. 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे. यार थ्योरेटिकल मैंने आपसे पहले ही बोला था बोनस इशू के अंदर जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है. हाँ, एक प्रैक्टिकल भी पूछा, मैंने आपको पढ़ाया था यदि याद हो तो, कि रिजर्व दे रखे हैं तो बोनस रेशो कैसे निकालते हैं. राइट शेयर्स पर भी एक क्वेश्चन आया है, दैट इज आल्सो अ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कि कोई भी कंपनी अगर राइट इशू लाती है, मैंने आपको बता रखा है कि बिफोर 3 डेज आपको क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन देना रहती है. ये था बेटा हमारा राइट इशू. इट इज ऑल्सो अ चैप्टर नंबर 3. अब देखो जरा चैप्टर नंबर 3 और भी आगे बढ़ रहा है. चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए हैं. अब देखें क्वेश्चन कितने इजी आए हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि कंपनी ने जो अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल रखी है उसमें से कुछ शेयर पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए हैं. वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाएगी? सबको पता है बेटा, ऑफर्ड कैपिटल कौन सी कहलाती है बेटा? सब्सक्रिप्शन के लिए इशूड शेयर्स कैपिटल. उसके बाद फिर भी लिखा है बेटा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स मस्ट बी ट्रीटेड एज, मैंने आप सबको पढ़ा रखा है, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीव्ड. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर मस्ट बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स में डालना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको पता चल गया होगा पहला पढ़ के, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर है प्रायोरिटी राइट टू रिवॉर्ड फॉर ओवर ऑर्डिनरी शेयर. ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर से पहले डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट और डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड और डिवेंचर को इंटरेस्ट लेने का राइट होता है. ये बात स्टेटमेंट सही था. उसके अलावा और भी देखें तो और भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर. अमाउंट रिसीव्ड एज अ कॉल इन एडवांस इज ऑफ द कंपनी, क्या बनेगा बेटा? कॉल इन एडवांस कंपनी की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, इट इज अ डेप्ट. उसके बाद पूछा है अमाउंट ड्यू ऑन कॉल बट नॉट पेड इन नॉन एज. बेटा अमाउंट ड्यू हो गया लेकिन शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल इन अरियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? कॉल इन अरियर. और देखें बेटा इशू ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भैया कंपनी अगर टर्मिनेट कर रही है उसकी मेंबरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन वही है और एज यूजुअल मैंने आपको जो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बताया था मैंने कि जनरली क्वेश्चंस कैसा आएगा बेटा, कि या तो आएगा फॉरफीचर अमाउंट निकालो या आएगा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा. और आप देखें वैसे ही क्वेश्चंस यहां पूछे गए हैं. तो रीड इट क्वेश्चंस. क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे 25, जिसमें से अभी केवल कॉल्ड अप है बेटा 20, तो हमको 20 से मतलब रखना है. इसमें से बोल रहे हैं कि 200 इक्विटी शेयर्स होल्डर, एक शेयर होल्डर था जिसने 200 शेयर रख रखे थे, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है 10 रुपए, मतलब 10 रुपए उसने नहीं दिया, मतलब 10 रुपए उसने दे दिया था जो हमने फॉरफिट कर लिया, मतलब ओल्ड शेयर होल्डर से हमको 10 रुपए मिले. उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है
न्यू शेयर होल्डर को हमने 20 रुपए वाला शेयर्स दे दिया है, पेड अप वाला 15 रुपए की इश्यूज प्राइस पर, मतलब नए शेयर होल्डर से आपने 15 और ले लिए, टोटल मिला के 25 आ गया। 25 वाली चीज आपने 20 में दे दी है। सारे बच्चे बताओ 5 रुपए का प्रॉफिट है, और ये 5 रुपए का प्रॉफिट जो है वो 10 रुपए से कम है, तो एक शेयर पर 5 रुपए, तो 200 शेयर्स पर 1000 रुपए का अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन। उसके बाद पूछा है बेटा आपसे, ओपीसी कंपनी है एक कोई कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, मेंबर से साइन कराएगी, अप्रूवल लेगी, कितने दिन के अंदर अंदर उसको फाइल करना रहता है? सबको पता है 180 डेज। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन द डिक्लेरेशन ऑफ विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर अंदर हमको पेमेंट करना पड़ता है। इट इज सिंपल क्वेश्चंस। आप देखें ये भी हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के ही थे। तो देखें चैप्टर नंबर 3 कितना पूछा गया है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से भी आए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ओरिजिनल कॉस्ट एट विच असेट्स एंड लायबिलिटी इज इक्वायर्ड टू नॉन एज कैरिंग कॉस्ट। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नॉट कैरिंग कॉस्ट, नॉट कैरिंग कॉस्ट बच्चों, इट इज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी बेटा। इसके बाद बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, as per the provision of Companies Act 2013, companies must maintain their account under double entry system। डबल एंट्री सिस्टम पर उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। मैंने आपसे बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखें बच्चों, इसमें से क्वेश्चंस कुल मिला के 3 क्वेश्चंस ही आए हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन सा एएस आपको पढ़ना है, नाम याद करने का बोला था, और AS2 और AS7 और AS9 मैंने आपसे बोला था। आप देखें AS2 के ही क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। तो देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 जो आया था इसमें कि AS11 का नाम क्या है? बेटा सबको पता है, अकाउंटिंग फॉर द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। इसके बाद बेटा AS2 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आया। मैंने आपसे बोला था कि AS2 के कुछ प्रैक्टिकल्स भी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रिवीजन आप लेक्चर आप देखना, मैंने AS2 का ही क्वेश्चंस आपको करवाया था, वही यहां पर आए हैं, देखें। और क्वेश्चन भी वही आया बेटा जो मैंने आपको रिवीजन क्लास में करवाया था कि स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो बच्चों यहाँ कॉस्ट दे रखी है, 40 लाख का खरीदा था, 75% स्टॉक बिक चुका है, तो 25% स्टॉक कहलाना अभी भी मतलब कॉस्ट कहलानी 10 लाख। एनआरबी यदि आपने निकाली हो इसकी, तो एनआरबी बेटा 11 लाख इज योर सेल प्राइस, माइनस कर दें 10% कमीशन जो एजेंट को देना पड़ेगा, तो एनआरबी इज 9.90 लाख। विच एवर इज लोअर स्टॉक वैल्यू किया जाएगा 9.90 लाख पर अकॉर्डिंग टू AS2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता है इंड AS2। इंड AS2 प्रोवाइड द रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू। तो बेटा रिटर्न डाउन टू इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था AS2 और इंड AS में एक छोटा सा फर्क है। AS2 जो है बेटा रिवर्सल नहीं कर सकते हो आप इन्वेंट्री का, अगर एक बार आपने डाउन कर दी तो आप नेक्स्ट ईयर में जाके उसका रिवर्सल नहीं कर सकते हो, लेकिन इंड AS2 परमिशन देता है। लेकिन वो अमाउंट कितना होना चाहिए बेटा, जो आपने NRV की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट जितनी आपने राइट ऑफ की थी बस उतनी हो सकती है, उससे ज्यादा आप इसको अपेयर नहीं कर सकते। ये था। IFRS फाउंडेशन कितने टीयर्स में अवेलेबल होता है, मैंने आपको इसको भी ऑलरेडी पढ़ा रखा था। नेशनल अथॉरिटीज मैंने जो आपको करवाई थी, IFRS जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा था, इट इज 3 टीयर। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन था। इसके बाद बेटा यहां पर पूछा गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल UK इज अ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इट इज ऑल्सो इजी। इसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट था बेटा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको बैलेंस शीट और P&L पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड पूछा है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ऑल्सो नॉन एज, बैलेंस शीट किस नाम से जानी जाती है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटी। तो बेटा यहां अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस हम बोल सकते हैं, जो बैलेंस शीट्स बताती है हमको। इसके बाद बेटा देखें तो चैप्टर नंबर 8 हमको मिलता है। चैप्टर नंबर 8 जो था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर था। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने आपसे बोला था।
जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टिंग थी, वैल्यू एडेड वगैरह, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वगैरह, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस वही पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बेटा? आपको पता है नो पैट मिलेगा, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। इसके बाद बेटा आपसे कारो पूछा गया, कारो पब्लिक कंपनी के ऊपर, तो उस पर आपको बताया गया है बेटा रेवेन्यू रिजर्व की लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी थी बेटा। रेवेन्यू लिमिट की लिमिट कितनी रहेगी बेटा? 1 करोड़। सेम यहाँ पर रेवेन्यू की लिमिट पूछी गई है, सेम कारो से रिलेटेड, ये भी मैंने आपको पता रखी थी बेटा। 10 करोड़ से ऊपर यदि है तो फिर उसके ऊपर कारो इज एप्लीकेबल। तो बच्चों देखें, 2 क्वेश्चंस कारो के आए। मैंने आपको बोला भी था कारो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पढ़ाई थी अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनुअल रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उनको आरओसी को रिपोर्ट करना पड़ता है कितने दिन के अंदर अंदर? ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, विद इन 30 डेज आपको रिपोर्टिंग करना पड़ती है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। और भी क्वेश्चंस पर्टिकुलर इसी चैप्टर से पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पर था कि सेक्शन 188 के अंदर आपको बताना था कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो रिलेटेड पार्टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में करती है तो कौन से फॉर्म में देती है? तो आप सबको पता है फॉर्म AOC2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा CSR पर था। तो CSR के अंदर बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गया है कि CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिप्रेजेंट करती है बिजनेस और सोसाइटी के बीच में बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें बेटा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी था, स्टेक होल्डर से रिलेटेड। आप सबको पता है कि दोनों के बीच में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही ऐसा काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 था रिसर्व लिमिटेड से रिलेटेड। यहां पर आपको EVA निकालना था, EVA की वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था बेटा। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट एड बैक करना पड़ेगी ताकि हमारा नो पैट आ जाए। तो नो पैट कैसे आएगा बेटा? हम इसमें जोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितनी होगी बच्चों? वो भी आफ्टर टैक्स, तो आपने निकाल ली होगी। 15% दिया है, इसका सबसे पहले 40% टैक्स रेट है तो 60% ही हमारी बचेगी, दैट मीन्स 9% इंटरेस्ट इस पे लगा दें तो ये होता है 43,200। एड बैक कर देंगे दैट अमाउंट। ये हमारा आ गया बेटा नो पैट, और नो पैट में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 12%, 9,60,000 का, ये आ गया 1,15,200। कॉस्ट ऑफ डेप्ट 43,200 था ही, ये माइनस कर देंगे तो आंसर इज 2,80,800 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर था। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 कंसोलिडेशंस था। कंसोलिडेशन चैप्टर अगर आप देखो, अच्छा उसके पहले बेटा चैप्टर नंबर 8 देखो, तो चैप्टर नंबर 8 से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि चैप्टर नंबर 8 से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 कंसोलिडेशन से हमेशा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, बट इस बार क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे गए हैं। लेकिन जो पूछे गए हैं मैंने आपको उनके शॉर्ट ट्रिक ही करवाए थे, शॉर्ट फॉर्म में ही वो क्वेश्चंस कराए थे, वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल था, मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए थे। अनलाइज प्रॉफिट निकालना था। यहाँ पर अनलाइज प्रॉफिट के लिए क्वेश्चंस बोल रहा था कि इन्वेंट्री जो सोल्ड की थी 5,40,000 की, उसमें से 60% ही इन्वेंट्री आज हमारे स्टॉक में, तो सबसे पहले 5,60,000 का 60% कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा था किस पर बेची थी जीपी रेट दे रखी, कॉस्ट प्लस 25%। मैंने बोला था जीपी रेट हमेशा ऑन सेल लगेगी, तो 1/4 ऑन कॉस्ट थी, तो क्या हो गया यहाँ पर 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगा बेटा। 1/5 कर दें, आंसर इज 64,800। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी क्या कहलाते हैं? आप सारे बच्चों को पता है कौन से प्रॉफिट कहलाते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपके कहलाते हैं बेटा कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि इफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द सब्सिडी कंपनी इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी, जितनी की वर्थ है उससे ज्यादा वैल्यू में हमने इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं, तो बेटा दैट इज योर गुडविल, ये आपकी गुडविल कहलाएगी। उसके बाद बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इंक्लूड इन स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट हम कहां से एडजस्ट करते हैं बेटा? रेवेन्यू प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं, ये भी बात हमने डिस्कस की थी। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 7 से आई हुए क्वेश्चन। होल्डिंग और सब्सिडी के 4 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। आप देखें 1, 2, 3 और 4 देखें। इसके बाद चैप्टर लेसन नंबर 6 था आपका बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड था, जहां पर हमने मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के कुछ कैलकुलेशंस पढ़े थे कि मैनेजरियल रिम्यूनरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।
क्वेश्चन इज वेरी इजी बेटा। देखें क्वेश्चंस क्या था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक तो बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पर कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू मैनेजर, बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजर रेम्युनरेशन इज 8,80,000, बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स 1,10,000 और कंपनीज एक्ट के हिसाब से 132 होना चाहिए। तो मैंने बोला था बुक्स का जोड़ देंगे, कंपनीज एक्ट का माइनस कर देंगे, शेड्यूल सेकंड वाला जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 103 कर दो, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोल रहे हैं बेटा, आफ्टर चार्जिंग के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 103 कर देंगे। आंसर इज 24,990 इज योर आंसर। ये था एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछा गया है बेटा यहां पर, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। बोल रहे हैं कंप्यूटर को आपने हायर किया है बिजनेस के लिए 12 महीने के लिए for a period of 12 months should be classified as a current asset, intangible asset, deferred revenue expenditure, बेटा not an assets। क्यों? क्योंकि 12 महीने से कम के लिए अगर आप कोई असेट लेके आते हैं जिसकी लाइफ 12 मंथ से कम है तो इट इज योर एक्सपेंसेस, वो कोई असेट नहीं होगी। और भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे बेटा। सबसे पहले सरल क्वेश्चन की बात करें तो एक पूछा गया था अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ऑर्डर नॉन एज बैलेंस शीट एज मार्शलिंग। प्रोविजन जो होते हैं क्या बेटा, मैंने आपको पढ़ा रखा, प्रोविजन इज लायबिलिटी, प्रोविजन एक पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन ज्यादा सही आंसर होगा इसका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिजर्व, इनमें से कौन सी चीज कैपिटल रिजर्व है बेटा? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ऑल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑल्सो कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑल्सो अ प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इसके बाद सीएसआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया, देयर आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। नेट प्रॉफिट की लिमिट क्या है आप सबको पता है, 5 करोड़ और मोर। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया जो सब्सटेंशियल डिग्री से डिटरमाइन नहीं करते हैं, इक्विटी से नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो वो प्रोविजंस नहीं कहलाते बेटा, रिजर्व्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ हमको सब्सटेंशियल डिग्री की जरूरत नहीं होती है, हमारे हिसाब से अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों? तो चैप्टर नंबर 6। इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए इस बार। इसके बाद हम बात करें बेटा अंडर राइटिंग चैप्टर की, तो चैप्टर इज अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3। छोटे छोटे से 3 क्वेश्चंस बेटा इसके अंदर पूछे गए हैं थ्योरेटिकल। पहला, unmarked application distributed to underwriter in the ratio of gross liability। इसके बाद बोला गया है एप्लीकेशन बियरिंग अ स्टाम्प, जिसका स्टाम्प लगा रहता है वो कौन सी एप्लीकेशन कहलाती है? मार्क्ड एप्लीकेशंस कहलाती हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एक तरह का गारंटी, दैट इज अ चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 3 था। ईसोप चैप्टर नंबर 5 में भी है और 3 में भी है। मैंने आपसे बोला था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस कराए थे और इस बार उन्होंने केवल बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा है मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए? मैंने आप सबको पढ़ा रखा है, लेस 1 ईयर तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस देखें तो बेटा पूछा गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? आप सबको पता है कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होते हैं तो इट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर पूछा गया था बेटा कि अगर स्पॉट पर कंपनी बोलती है कि आज के आज आप परचेज कर सकते हो डिस्काउंट प्राइस पर, तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? मैंने आपको पढ़ा रखा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ऐसी स्कीम हमारी कहलाती है। और एक लास्ट चैप्टर आपका बेटा जो अकाउंट से रिलेटेड था वो था वैल्यूएशंस। मैंने आपको वैल्यूएशंस के भी प्रैक्टिस कराई थी। वैल्यूएशंस के अगर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन इज वेरी इजी बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इजी आए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इजी आए। क्या क्वेश्चंस पूछा? सबसे पहले पूछा है बेटा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, हालांकि ये एफएम का क्वेश्चंस था बट मैंने आपको करवा रखा है। क्वेश्चंस क्या था बेटा? 50,000 डिवेंचर है, 8% वाले, टैक्स रेट 50% है, तो सबसे पहले तो रेट बची बेटा 4%, क्योंकि आफ्टर टैक्स कंसीडर करेंगे तो 50,000 का 4%, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेब्ट। डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5% डिस्काउंट पर आप इशू कर रहे हो तो 5% डिस्काउंट माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आंसर इज 4.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन गुडविल का था, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड लगाना थी बेटा। 12 लाख के प्रॉफिट हैं, 12 लाख के प्रॉफिट को आपने डिवाइड कर दिया होगा 15% से, तो आंसर आ गया बेटा 80 लाख। 80 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या मार्केट वैल्यू बोल दो बिजनेस की, उसमें से अभी आपने पैसा लगा रखा है केवल 8 लाख, 8 लाख माइनस कर दो तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 72 लाख, तो आंसर इज 72 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। मैंने आपसे बोला था बिजनेस वैल्यूएशन की जो भी मेथड्स होती हैं बेटा, असेट मेथड हो सकती है, अर्निंग मेथड हो सकती है, मार्केट वैल्यू होती है, इक्विटी बेस्ड अप्रोच मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी। देयर आर 3 अप्रोच, तो 3 अप्रोचेस होती हैं, तो आंसर इज डी। इसके बाद बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड जो होती है वो डेप्रिसिएशन की है। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। इसके बाद पूछा था वेयर when the required rate of return is equal to coupon rate, required rate of return जो है बेटा equal to coupon rate है, then the market value of the bond is face value पर चल रही होगी, expectation के बराबर है। तो रिस्क फ्री रेट का बीटा कितना होता है बेटा, 0, मैंने आपको करा रखा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है, अगर बोल रहे हैं रिक्वायर्ड टू टेकन फॉर अ स्टॉक इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो बेटा फिर तो हमको क्या कर लेना चाहिए, खरीद के रख लेना चाहिए, ताकि वैल्यू बढ़ेगी तो बाद में सेल करने पे प्रॉफिट होगा। इसके बाद पूछ रहे हैं अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है भैया। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। गलत बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय कैपिटल, दैट इज करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जिसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स 500, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया बेटा आपने डेप्रिसिएशन 280 में से 35% टैक्स घटा दो या सीधा 65% कर दो, आंसर इज 182। तो आंसर इज 182। ये थे बेटा अकाउंट का पेपर। अब बताओ बच्चों, ये अकाउंट का पेपर क्या बहुत टफ था? कुछ पार्ट और था बेटा कॉस्टिंग का जो आपसे निखिल सर डिस्कस करेंगे, बट हाँ इट इज वेरी वेरी इजी पेपर। अकाउंट का इससे सरल पेपर अभी तक नहीं आया है। जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है, मैक्सिमम बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर जो आपने पढ़ाया था वो लेवल कहीं बहुत ऊपर था और हमको पेपर बहुत इजी आया। वेरी गुड बेटा, इसलिए हम अपर लेवल पढ़ते हैं ताकि हमारा एग्जाम में लेवल हमेशा ही जो है बहुत अच्छा रहे। तो बच्चों इतना आप पढ़ें, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर फाइनल के अंदर, बाय बाय।